चंद्रबाबू नायडू जो कि एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं इस पूरे चुनाव के बाद, क्योंकि जो एनडीए को बहुमत का आंकड़ा प्राप्त हुआ है वो चंद्रबाबू नायडू की संख्या जोड़कर बहुमत तक पहुंचा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक बड़े भूमिका में हमें इस सरकार में नजर आने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू ने किस तरीके से जश्न मनाया वो भी आपको दिखाएंगे। इसके पहले बीजेपी कार्यालय में पहुंचे किरण देव ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी जीत हासिल हुई है। किरण देव ने एक बड़ी जीत हासिल की है। किरण देव ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में, और जैसा कि हमने शुरू से हम इस बात को कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही थी बड़े विश्वास के साथ कि छत्तीसगढ़ की जनता का अभूतपूर्व विश्वास, आशीर्वाद जैसा विधानसभा में प्राप्त हुआ है वैसे लोकसभा में भी प्राप्त होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर अटूट विश्वास है। हमने बार बार इस बात को कहा है और अभी जो ट्रेंड दिखा रहा है उसमें 10 सीटों पर कंफर्टेबल हमारा मार्जिन है जीत का। और कोरबा की सीट है, निश्चित रूप से उसमें बहुत कम अंतर से आगे पीछे हो रहे हैं। निश्चित रूप से आगे और बहुत मतगणना का दौर बाकी है और उसमें भी हम विजय प्राप्त करेंगे। ये लोकतंत्र में तो ये थे किरण देव जो कि छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज करने के बाद इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि उनकी ओर से जो मेहनत की गई थी उसमें सफलता मिली और 10 सीटें मिली है भाजपा को। एक सीट में जो नुकसान हो रहा है वो भी कम अंतर से है, फिलहाल उसमें गिनती चल रही है। इसलिए बीजेपी ने अभी ये हार का दामन नहीं, हार को लेकर हार नहीं मानी है, बल्कि अभी भी उसकी उम्मीद कायम है, उसकी उम्मीद कायम है। इधर जब आंकड़े आ चुके हैं अंतिम दौर के तो स्थितियां सरकार बनाने को लेकर भी गर्म हो गई है। सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, और इसके लिए अमित शाह वो मास्टरमाइंड नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं जो कि बीजेपी की ओर से पूरी प्लानिंग करेंगे। और इसीलिए अमित शाह ने जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली में ही डेरा जमाया हुआ था और वो अब पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय। बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं अमित शाह। अमित शाह अब बना रहे हैं रणनीति, लगातार उनकी बातचीत हो रही है समर्थक और एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ। तो एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं अमित शाह और उनकी लगातार फोन से उन गठबंधन के साथियों से बातचीत हो रही है जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो ये दृश्य बीजेपी कार्यालय का जहां अमित शाह पहुंच रहे हैं नेताओं से बात करने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं चंद्रबाबू नायडू के क्षेत्र में, जहां आंध्र प्रदेश में एक बड़ी जीत दर्ज की है चंद्रबाबू नायडू ने। और चंद्रबाबू नायडू जो कि अब एनडीए सरकार के घटक हैं, उन्होंने न केवल आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बना ली है बल्कि लोकसभा में अच्छी खासी सीट हासिल करने के बाद एनडीए में एक बड़े घटक के रूप में वो उभर कर भी आए हैं। चंद्रबाबू नायडू का दृश्य दिखाएंगे, जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। ये चंद्रबाबू नायडू का दृश्य भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये नहीं, चलिए इस पूरी अपडेट में हमारे साथ जो विशेषज्ञों का पैनल और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं उनसे पहले परिचय प्राप्त कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले आपको बता दें कि टेली आपके सामने जो आ रही है इसमें ज्यादातर सीटों पर निर्णायक बढ़त बना ली गई है और जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक 198 का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 129 सीटें आ रही है।
मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राहुल टिकरिया जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सारिक रईस खान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद रहेंगे मनीष वोरा जी, तो वो थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। पहले इनसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अब ये जो आंकड़े आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ चुके हैं। ज्यादा इसमें फेरबदल अब नहीं होगा। क्या कहना इन आंकड़ों के बारे में? सारिक रईस खान जी काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, मुस्कान चेहरे पर है और एक तरीके से नैतिक जीत कांग्रेस मानकर चल रही है, इसलिए पहली प्रतिक्रिया उनकी ले लेते हैं। उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा अंक और सीटें मिली हैं कहा जा रहा है। कैसे देखते हैं इस जीत को सारिक जी? देखिए मोहन जी, पहली बात मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं मैं कि उम्मीद से ज्यादा सीट मिली है। उम्मीद हमारी से ज्यादा लगभग 300 सीट का जो आंकड़ा हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जिस ढंग से मेहनत की थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ ये चुनाव देश की जनता ने लड़ा था। देश की उस जनता ने लड़ा था जो 10 साल से केवल और केवल उन्हें छलावा मिल रहा था और एक माया जाल में रखा जा रहा था। हवाई बातों के सहारे, शब्दबाग दिखाकर, कभी धर्म के आधार पर वोटों का विखंडीकरण करने की कोशिश करके सत्ता में बना रहने की खातिर। और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सहित पूरे इंडिया गठबंधन ने एक मोहब्बत के संदेश के साथ में लोगों के बीच में जाकर लड़ा। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति करना बहुत ज्यादा नहीं था। हमारा उद्देश्य था इस देश के जो संविधान है, जिस देश के जो आदरणीय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भीमराव अंबेडकर जी, मौलाना आजाद जी जैसे महानुभावों ने बनाया था, उन संविधान को और इस देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में खंडित करने का प्रयास किया जा रहा था। उस संविधान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाता था। लोकतंत्र को विधायकों की, सरकारों की खरीद फरोख्त के माध्यम से विचलित करने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही साथ जो विपक्षी दल है, जो अपनी आवाज को सड़क पे उठा रहे थे, उनको ईडी, आईटी, सीबीआई और जो संवैधानिक संस्थाएं जिनका काम होता है कि एक स्वच्छ जांच करना और लोगों को न्याय दिलाना और जो अपराधी रहते हैं उनको सजा दिलाना, उसका उपयोग एक राजनीतिक उद्देश्य की तरह विपक्षी दलों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए किया जा रहा था। और उन सब के बावजूद लेकिन सीटें और बहुमत तो एनडीए के पक्ष में आया है। अब देखिए, अब सीटें और बहुमत, मैंने पहले ही कहा कि जिस तरीके से देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया, ना ही उनसे अभी भी चुनाव में मांस, मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस की बात होती रही। किसी भी तरह से ये नहीं बताया गया कि जो देश के नौजवान है, जो पढ़े लिखे शिक्षित हमारे साथी, उनको रोजगार कैसे दिया जाएगा। आम जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, उनकी आजीविका और आय के साधन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा। जो हमारे किसान भाई लगातार 700 से 800 किसान भाइयों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हुए शहादत दी है, उनके लिए उनकी फसल का उचित मूल्य कैसे दिया जाएगा, इस बारे में महिलाओं के लिए कैसे स्वावलंबी बनाया जाएगा, इस बातों को लेकर नहीं लड़ा गया। चुनाव पूरी तरह से गैर जरूरी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और कहीं ना कहीं देश की काफी कुछ जनता को इस बात को समझ में आ गया है कि आदमी जो रहता है वो केवल और केवल झूठे छलावों के आधार पर ही एक संतुष्ट नहीं हो पाता। उनके लिए जरूरी रहता है एक आधारभूत सुविधाएं जो सरकार की जवाबदारी रहती है वो उपलब्ध कराना, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं और मूलभूत संरचनाएं, सड़क, पानी, बिजली जैसी चीजों पे जो सरकार व्यवस्था कराती है वो सरकार जरूरी रहती है। और जो सरकार इसकी बात करती है, जो सरकार इसका एक वादा दिलाती है कि जनता अगर उन्हें वोट दे तो पूरे विश्वास के साथ उनके विश्वास पे खरा उतरेगी, तो उन जनता को देखते हुए काफी कुछ जनता ने इस देश के महान लोकतंत्र में इंडिया गठबंधन को वोट किया है और जिससे उनकी सीटों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 220 सीटों से अधिक नहीं आ पाएगी, क्योंकि अभी भी ऐसी कई सीटें हैं जहां पर एक बहुत टफ फाइट चल रही है और इंडिया गठबंधन उन ऐसी सीटों पे अपनी बढ़त हासिल करेगा, इस बात का हमें पूरा यकीन है। ठीक है, तो ये कांग्रेस काफी उत्साहित है। और देखिए चंद्रबाबू नायडू के घर का दृश्य, जहां जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू वो शख्स होंगे जो कि अहम भूमिका निभाने वाले हैं इस सरकार में। तो केंद्र में अगर मोदी सरकार बनती है तो एक बड़ा पिल्लर बनकर काम करना होगा चंद्रबाबू नायडू को। उनके घर का ये दृश्य जहां पर उनको जैसे जानकारी लगी कि उनकी न केवल राज्य में सरकार आ रही है बल्कि केंद्र में भी उनके सांसद ज्यादा जीत कर आए हैं, जिससे कि एनडीए को मजबूती मिली है। ऐसे में अपने परिवार के साथ केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू के
प्रयास का नतीजा कि आंध्र में सरकार बनी है उनकी, और अब जो है वो अहम भूमिका निभाएंगे एनडीए में भी। चलते हैं बीजेपी की ओर, बीजेपी की प्रतिक्रिया पूछ लेते हैं। हालांकि आंकड़े उनके पक्ष में है, लेकिन मायूसी अभी भी है बीजेपी के खेमे में। राहुल टिकरिया जी, जितना चाहा था उतना आया नहीं, अब कैसे चलेगी सरकार, इसको भी लेकर संशय है। मोहन जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को और देश के और राज्य के समस्त मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो जनमत है वो पुनः एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है और भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। वैसे ही मैं आपको बता दूं, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि टारगेट पूर्ण नहीं हो पाया, बिल्कुल हमारा एक लक्ष्य था कि इस बार 400 की पार, वो एक टास्क था, लेकिन टास्क पूर्ण नहीं हुआ। और टास्क पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो टारगेट है, जो हमारा एक उद्देश्य था कि पुनः सत्ता में वापसी करना, हम वहां पे पहुंचे हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर आज भारतीय जनता पार्टी उभर के आई है और एनडीए के पक्ष में जनमत है जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। तो ये स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ठीक है, सरकार तो बीजेपी की होगी, लेकिन ये मंथन का समय है कि नहीं कि आप लोग बहुमत के आंकड़े से दूर रहे थोड़ा? नहीं, बिल्कुल मोहन जी, देखिए कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कुछ राज्य रहे हैं जहां पर हमें बड़ा नुकसान हुआ है। ये मंथन का विषय है और हमारा जो टारगेट था उससे भी लक्ष्य से हम पीछे हैं। तो ये बिल्कुल मंथन का विषय है, मंथन करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से पुनः देशवासियों का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ऊपर विश्वास जताया और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, चलिए, बीजेपी सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन अभी काफी कुछ खेल बाकी है। हम आपको बता दें कि लगातार हम आपको प्रतिक्रियाएं सुना रहे हैं, बता रहे हैं कौन किसने क्या कहा। दीपक बैज ने अभी जो प्रतिक्रिया दी है, 10 सीटों में एक तरीके से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में हार हुई है, लेकिन एक सीट पे बढ़त है। उस पर क्या कुछ कहा है दीपक बैज ने, आइए आपको सुनाते हैं दीपक बैज की प्रतिक्रिया। दीपक बैज ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस तरह से इस समय देश में बदलाव की लहर थी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ माहौल था, वो साफ साफ दिखा है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा करने वाली, दम्भ भरने वाली पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच पा रही है बीजेपी। रही बात, मतलब सीधा सीधा कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने नकार दिया है। मानसिक रूप से हार स्वीकार कर लेना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वो सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार पे टिकी हुई है और उनकी सांसें अटकी हुई है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अभी गिनती बाकी है, बाकी चरणें अभी आना, रिजल्ट बाकी है। इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ेगी। अगर बाई दफा एनडीए अगर बहुमत टच भी कर लेता है तो भी देश में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे। बाकी है गिनती, उन सीटों में भी हम लोग चुनाव जीतेंगे, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शासन, प्रशासन, धन बल, ईडी, आईटी, छत्तीसगढ़ की प्रशासन सबको लगा डरा धमका कर उन्होंने इस तक पहुंचे। लेकिन फिर भी अभी मैं जब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं कुछ कहने में भी असमर्थ हूं। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2 से 3 सीटें जीतेगी। चलिए, ये थे दीपक बैज, जो कि इस बात को लेकर तो उत्साहित हैं कि देश में उनकी पार्टी और उनके गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं और उससे उत्साहित हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। हालांकि छत्तीसगढ़ में उनके आशा के अनुरूप परिणाम जरूर नहीं आए हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह वो बताते हैं कि यहां पर धन बल का दुरुपयोग हुआ है। हमारे साथ यहां पर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़ चुके हैं। उनकी एक सदी हुई प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष जी, देश का परिणाम भी सामने है, छत्तीसगढ़ का भी परिणाम सामने है, दोनों को लेकर आप क्या सोचते हैं, किसे फायदा किसे नुकसान? देखिए, छत्तीसगढ़ की जहां तक बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये स्थिति आने की थी, इसका अंदाजा बिल्कुल लगाया जा रहा था। 10-1 का
अनुमान भी एग्जिट पोल्स में दिख रहा था, और जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनी हुई थी, राजनीतिक परिस्थितियां, उसमें छत्तीसगढ़ में ये परिणाम अपेक्षित था। लेकिन देश का जो परिणाम आ रहा है, निश्चित रूप से वो परिणाम जो है वो एक अच्छा संकेत दे रहा है, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र तभी होता है जब विपक्ष मजबूत होता है, और यहां पर विपक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से जो बात को लेकर के कांग्रेस जनता के बीच में जा रही थी, लगातार वो कह रही थी, उन बातों का असर कहीं ना कहीं दिखता है। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिन स्थानों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है या उसके सहयोगियों को बढ़त मिली, वहां पर परिस्थितियां क्या थी, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और ये जो चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में अच्छी स्थिति दिख रही है, उसके बाद में राजस्थान की बात करें, वहां पर अच्छी स्थिति दिख रही है, उत्तर प्रदेश में अच्छी स्थिति दिख रही है। तो ये जो जगह है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को यदि हम छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में भाजपा ने वहां पर शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दोनों को एक तरीके से खत्म करने का प्रयास वहां पर किया था। लेकिन उसका जो परिणाम देखने को मिल रहा है वो नतीजों में दिख रहा है। सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे जो है वो 10 सीटें लेकर के वहां पर आते दिख रहे हैं, शरद पवार जो है 7 सीटें लेकर के आते दिख रहे हैं, और उसके साथ साथ शरद पवार 7 सीटें लेकर के आए हैं। मगर वो राष्ट्रीय राजनीति पर जो है जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, ये परिणाम और रुझान देखने के बाद वो एक बड़ा वो है कि उन्होंने लगातार, वो चंद्रबाबू नायडू से संपर्क में है, नीतीश कुमार से संपर्क में है, तो लगातार वो ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो है वो बनाने की स्थिति यदि आती है तो शरद पवार मुझे लगता है एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। राजनीति में चाणक्य के रूप में उनको जाना जाता है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में भी देखिए, राजस्थान में नया चेहरा भाजपा लेकर के आई, वहां पर नए चेहरे को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। लेकिन वहां पर वसुंधरा राजे का पूरी पिक्चर से हटना, पूरे कैंपेन के दौरान उनका वहां पर मौजूद नहीं होना, मुझे लगता है एक बड़ा सेटबैक वहां पर दिखा, और उसका परिणाम यहां पर दिख रहा है कि वहां पर लगभग 14 सीटों में भाजपा जरूर आ गया, मगर 11 सीटों में वहां पर कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। तो ये जो स्थितियां बन रही है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि जिस चेहरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लड़ रही थी, नरेंद्र मोदी का चेहरा, जिसको लेकर के वो नरेंद्र मोदी की गारंटी, यानी जहां भी बात हो रही थी वहां मोदी 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 और केवल मोदी की बात हो रही थी, तो इसको भी विचार करने की आवश्यकता है। बाकी सारी चीजें, भारतीय जनता पार्टी, कमल फूल, सिंबल, संगठन, ये सब एक तरफ किनारे रखा हुआ था, केवल मोदी और मोदी के चेहरे पर लड़ रहा था। निश्चित रूप से अभी भी जो रुझान दिख रहे हैं उसमें भी एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है और उसकी सरकार बनती दिख रही है। लेकिन यह विचार करने की बात है कि जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही थी, कहीं ना कहीं उसको एक सेटबैक तो मिला है। चलिए ठीक है, तो ये अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो जरूर राष्ट्रीय राजनीति में कई उथल पुथल से भरे रहेंगे। आने वाले दिनों में हमें भी चैन से बैठने नहीं मिलेगा, कई तरीके की खबरों को हमें छानना होगा। ऐसे में महाराष्ट्र एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। तो संजय राउत का बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, आइए आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हार गई, जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, ध्यान 14 दिन का व्रत किया, कल ध्यान किया, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। पूरा बहुमत प्राप्त किया था अकेले पार्टी, एनडीए वगैरह छोड़ दीजिए, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ये नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का पराभव है। चलिए, बहुमत जब नहीं मिला है तो कई लोग सवाल उठा रहे हैं, उसमें से एक संजय राउत जो कि शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता हैं और उद्धव ठाकरे के गुट में जब एक तरीके से दरार पड़ी थी तो उस समय एक बड़े मोदी विरोधी के रूप में सामने आए थे संजय राउत, जिनका बयान बता रहा है कि मोदी की ये हार है। बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राहुल टिकरिया जी हमारे साथ है। राहुल जी, क्या माने, क्या बहुमत का आंकड़ा नहीं पाना ही हार है, ये मोदी की हार है कि नहीं है? देखिए, अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए को कहीं ना कहीं जो टास्क होता है सरकार बनाने का, वो टास्क से ऊपर हम हैं। तो ये कहीं पर भी हम नहीं कह सकते कि हम हारे हैं या हम पीछे हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट था, जो हमें अचीव करना था, उससे जरूर हम पीछे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः देशवासियों का धन्यवाद देंगे कि हमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने चुना है। ठीक है, धन्यवाद तो देंगे, पर ऐसे विपक्षी सवाल उठाएंगे, बार बार आपको परेशान भी करेंगे। क्या जवाब क्या होगा? क्या ये हार है कि नहीं है? बिल्कुल मोहन जी, देखिए, राजनीति सांप सीढ़ी का खेल है, आंकड़े उठते हैं और नीचे भी गिरते हैं। तो इसमें विपक्ष प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। विपक्ष तो कल रात तक ईवीएम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, तो क्या अब भी वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, ये सवाल पैदा होता है।
चलिए, महाराष्ट्र के एक और बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान हमारे साथ उनकी प्रतिक्रिया आई है, उनसे सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। संजय राउत के बयान के बाद पृथ्वीराज गवाई। देखिए, संभव तो अवश्य है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। उसमें फैसला होगा कि क्या किसी और को, जो हमारे गठबंधन में नहीं थे, उन्हें कोई न्योता दिया जाए, उन्हें कोई पद दिया जाए। कौन कौन से लोग? जैसे नीतीश कुमार जी है, जैसे चंद्रबाबू नायडू या और कोई लोग हो सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अंतर बहुत कम रहेगा। एनडीए का और इंडिया गठबंधन का जो कुल संख्या आएगी तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो अगर ये जो हमारे, वो अगर देश के हित में चाहें कि ये देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, पॉलिसीज को नकारा है, इसके मद्देनजर रखते हुए अगर नरेंद्र मोदी खुद हटते हैं, उनको हटाया जाता है, तो क्या नीतीश जी या क्या चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता हैं जिनके काफी दल के सदस्य चुन के आए हैं, वो कुछ अलग फैसला ले सकते हैं कि ये 1-2 दिनों में पता चले। सब अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और उसमें खास भूमिका निभाने वाले हैं कांग्रेस के जो गठबंधन के साथी हैं, जो जिन्होंने महाराष्ट्र में अच्छी सीटें हासिल की है, जिसमें शिवसेना और एनसीपी शरद पवार है, उनकी भूमिका अहम रहने वाली है। उसी कुछ और इशारा करते हुए पृथ्वीराज चौहान की ये बाइट हमने आपको सुनाई है। क्या सारिक जी, कोई नई संभावना देख सकते हैं क्या? हालांकि आप लोग बहुमत के आंकड़े से दूर हैं, कांग्रेस 100 सीट के आसपास है, लेकिन क्या 240-45 सीटों वाली बीजेपी को ड्रॉप करके कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है क्या? ऐसी कोई संभावनाओं पे हम बात कर सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी लोकतंत्र के विपरीत जाकर कोई कार्य करने का प्रयास नहीं करती। जैसे अभी हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक बोरा जी, जो काफी एक जानकारी रखते हैं, उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एनसीपी और शिवसेना को, जिस अजीत पवार पे उनकी पत्नी श्रीमती सुनेत्रा पवार और छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ जैसे नेताओं पर ईडी आईटी की लंबी और करोड़ों के घोटाले की जांच चल रही थी, उसको उनको सत्ता के खातिर अपने साथ जोड़ा। अच्छा, इसी संदर्भ में अभी आपने चंद्रबाबू नायडू का भी बाइट दिखा रहा था कि उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की। तो मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू भी 1 साल पहले भ्रष्टाचार के आरोपों में कई महीने जेल काट कर आए हैं। तो उसके बाद चुनाव से पूर्व ऐसा क्या बात हुई कि बड़े बड़े नैतिकता की बात करने वाली और एक स्वच्छ सरकार और ईमानदारी का दुहाई देने वाले भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के साथ उन्हें गठबंधन करना पड़ा। और दूसरी बात और बताना चाह रहा हूं मैं, जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार चुनाव में कांग्रेस सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो दूसरों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो आपको मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू ने अपना एक अलग मैनिफेस्टो बनाया आंध्र प्रदेश में चुनाव में जाने के लिए, और उसमें उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है। उसमें तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं, और अब चूंकि सत्ता में आ गए एनडीए के उसमें, तो वो उसमें क्या कहेंगे इस पर भी जरा बात है। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव एक झूठ छलावे और एक मायाजाल। कांग्रेस सरकार बना सकती है क्या? क्या संभावनाएं हैं? देखिए, अभी काउंटिंग मेरे हिसाब से करीब 20-30% बची हुई है, और हमें अभी भी पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया कि लगभग 40 से ऐसी अधिक सीटें हैं जहां पर बहुत नेक टू नेक फाइट चल रही है, किसी भी उसमें होती है। तो 20-22 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी की कम होती है, इंडिया गठबंधन की बनती है, तो भाई अगर जो नंबरों के अगर अधिक पास आने पर निश्चित रूप से, अगर जैसे कोई दल जैसे नीतीश कुमार जी हैं, उनकी विश्वसनीयता तो क्या है कि जो 10 साल में 10 बार उन्होंने अपना पाला बदला है, और दूसरे चंद्रबाबू नायडू जिनके बारे में भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से उनका मैनिफेस्टो और क्या 1 साल पहले किस तरह वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भी गए थे। तो ऐसे लोगों की जो विश्वसनीयता रहती है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी टिकी रहती है, और भारतीय जनता पार्टी की अभी चूंकि बहुमत में के लायक नंबर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पाया है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर। तो अगर वो बहुमत से और कम होती है तो ये ऐसी संदिग्ध आचरण और अपना राजनीतिक चाल चरित्र और चेहरा पल पल में मौसम की तरह बदलने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें अभी हमें पूरा परिणाम का इंतजार करना चाहिए। 6, 7, 8 बजे तक एक पूरी पिक्चर, पूरी एक स्थिति क्लियर होगी, जब लगभग
90 से 95% से अधिक पूरी काउंटिंग पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद के क्या नंबर है, उसके बाद जो कल इंडिया गठबंधन की बैठक भी है तो उसमें जो हमारे वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि किस तरह की आगे की रणनीति करना है और किस तरह की कार्य योजना आगे हमें बनानी है। ठीक है, तो अभी काफी हद तक मुट्ठियां सबकी बंद है और जब मुट्ठी खुलेगी तो चीजें और सामने आएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश से बड़ा अपडेट, राजगढ़ सीट से लड़ रहे चुनाव दिग्विजय सिंह की स्थिति में वो काफी पीछे भी चल रहे थे और अब निर्णायक एक बढ़त मिल गई है उनके विरोधियों को। तो ऐसे में क्या कहा है दिग्विजय सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। तो पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे ज्यादा बधाई मैं दूंगा राहुल गांधी जी को, ये उनका प्रयास, उनकी मेहनत और उनका जो कमिटमेंट है अपने विचारधारा के प्रति, ये उसकी जीत है। और किसी भी हालत में अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने वाला है और जब नहीं मिलेगा तो उसमें अपने आप जो अंदरूनी लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी भाजपा की। जहां तक राजगढ़ का सवाल है, हाँ, जो मेरी उम्मीद थी उससे सब अभी पोलिंग नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी आधी सीटें, आधी वोटिंग हो पाई है, देखते। चलिए, राजगढ़ में एक तरीके से अपनी हार स्वीकार करते हुए दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं, उनकी तो हार हो गई है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिणामों ने चौंकाया है। जहां अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस को बढ़त मिली है, वहीं ऐसा प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर इनकम्बेंसी का लाभ कांग्रेस को नहीं मिला। मनीष जी की ओर चलता हूं। मनीष जी, ये इस दोनों प्रदेशों की अगर हम बात करें तो इसकी क्या वजह है? हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि कांग्रेस को गेन हो गया, राजस्थान में गेन हो रहा है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पर वो संभावना ही नहीं बन पा रही है? क्या स्थानीय लीडर की कमी थी या यहाँ पर कुछ अन्य कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस यहाँ पर सफलता नहीं पा सकी? देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और ये प्रदर्शन जो इस बार भाजपा का है लोकसभा चुनाव में भी वो कमोबेश अपेक्षित था कि इसी प्रकार के परिणाम आएंगे। छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आशान्वित थी, लेकिन यहाँ पर जो परिस्थितियां बन रही थी उसको लेकर के यदि हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस कहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह कांग्रेस कहीं बिखरी बिखरी नजर आ रही थी। भूपेश बघेल इस चुनाव के पहले तक सर्वमान्य नेता के रूप में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, कांग्रेस की हार होती है, उसके बाद लगातार उनके ऊपर भी लोग आक्रामक होने लगते हैं। जैसा कि वो देखने को मिला कि उनके कार्यक्रम के दौरान ही कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों ने उनके ऊपर उंगलियां उठाई, उसके साथ साथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी उन पर उंगली उठाई। तो कांग्रेस कहीं कहीं बिखरी बिखरी नजर आए। टीएस सिंहदेव जो है बड़ा चेहरा हुआ करते थे कांग्रेस का, वो भी कहीं नजर नहीं आए। तो ये जो पूरा कांग्रेस जिस प्रकार से बिखरी बिखरी नजर आ रही थी और एक तरफ स्थिति ये बनी थी कि कांग्रेस के टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो ये जो स्थितियां बनी थी, इन स्थितियों ने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको हतोत्साहित किया था और लगातार 5 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जितना महत्व वहां मिलना चाहिए था उतना महत्व सरकार में रहते हुए नहीं मिला था। उसका भी परिणाम जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला, विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला। तो ये जो परिस्थितियां पूरी बन रही थी, उसी प्रकार हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थितियां बनी हुई थी। कमलनाथ को लेकर के लगातार वहां पर संशय बना हुआ था। कमलनाथ की खुद की जो सीट थी छिंदवाड़ा, वहां से उनके पुत्र लड़ रहे थे नकुलनाथ, उस सीट को लेकर भी संशय लगातार बना हुआ था कि ये जो सबसे श्योर सीट है, जहां पर कांग्रेस ये मान के चलती है कि ये सीट तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, वहां पर भी हार की संभावनाएं दिख रही थी। अजय सिंह और भी तमाम जो वहां के बड़े नेता थे वो सारे कांग्रेस के अलग अलग नजर आ रहे थे। तो कांग्रेस कहीं पर बिखरी बिखरी जो नजर आई थी उसका फायदा सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मिला। भले भाजपा ने यहां पर नए चेहरे लेकर के आई है, सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर के अभी हम बात नहीं करते हैं क्योंकि बहुत जल्दी होगी, लेकिन फिर भी एक बड़ा जो सेटबैक मिला कांग्रेस को, उसका कारण यही था कांग्रेस बिखरी बिखरी नजर आ रही थी पूरी जगह। ठीक है, कांग्रेस बिखरी हुई नजर आई, इसलिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तो परिणाम ठीक नहीं आए, लेकिन बाकी जगह परिणाम ने नई आशा भर दी है कांग्रेस में और इसीलिए गर्मजोशी से नजर आ रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। कई जगह जश्न का भी माहौल है। राहुल जी, ऐसे में बीजेपी को अब क्या कदम जो है वो उठाने चाहिए? क्या लग रहा है वो किस तरीके के कदमों के साथ हम सरकार में बैठे हुए दिखेगी?
देखिए मोहन जी, कई राज्य ऐसे रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो। ऐसे कई राज्य हैं जहां पे हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में हमारा प्रदर्शन कहीं ना कहीं खराब रहा है। और जिन राज्यों में प्रदर्शन हमारा खराब रहा है, ये मंथन का विषय है, क्योंकि हम लोग जो हमारी पार्टी है और जो एनडीए है, वो कहीं ना कहीं जो टास्क था हमारा, हम उनसे बहुत पीछे रह गए हैं। भले हम सरकार बनाने के करीब हैं, लेकिन जो हमारा टास्क था उससे हम बहुत पीछे हैं। ये मंथन का विषय है। निसंदेह चुनाव के पश्चात इन राज्यों में और जहां पर हमारी सीटें कम हैं उन पर मंथन होगा और पार्टी अपना लाइन तय करेगी। ठीक है, पार्टी अपनी लाइन तय करेगी, लेकिन आंकड़े वहीं अटक से गए हैं, ज्यादा किसी को बढ़त नहीं मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने सबको चौंका दिया है। वो उत्तर प्रदेश जहां डबल इंजन की सरकार का दावा किया जाता था, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि वहां मुकाबले में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को पछाड़ दिया है। ऐसे में क्या कुछ नेताओं के बयान हैं और आपको सुनाते हैं और एक एक करके प्रतिक्रिया लेने का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जीत के बाद क्या कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। जनता मेरे लिए भगवान है और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। ऐसा प्यार दिया है कि मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। बस जब तक जीऊंगा अपनी जनता की सेवा दिन और रात जी और जान से करूंगा। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है और कार्यकर्ताओं का असीम परिश्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाए, इसके लिए मैं प्रयत्न करता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने की बात कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की कमान संभालते थे और मध्य प्रदेश में इन्होंने जो जमीन तैयार की थी उसी का नतीजा है कि 29-0 के साथ यहां पर बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है और इन्हीं राज्यों ने एक तरीके से बीजेपी को संभाला भी है। सारिक जी, ये बात हमने डिस्कस कर ली कि भाई ये दो प्रदेश हैं जहां पर बीजेपी मजबूत रही, यहां पर आप लोग क्यों फेल हो गए, आप लोगों का क्या आकलन है? देखिए मोहन जी, अभी 3 माह पहले ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं और इन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भले चाहे जैसे भी जीता हो, लेकिन एक जीत हुई और उनका दोनों जगह उनकी सरकार बनी। मध्य प्रदेश में काफी बड़े बहुमत से मिली, छत्तीसगढ़ में तो बड़ी क्लोज टक्कर रही, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े अंतर से बीजेपी ने सरकार बनाई। तो 3 महीना 4 महीना किसी भी सरकार को कसौटी पे खरा उतरने के लिए, परखने के लिए जनता का पर्याप्त नहीं रहता। तो कमोबेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट और उसके ट्रेंड के हिसाब से जो एक जनता की मानसिकता बनी हुई थी, उसी मानसिकता के आधार पर जनता ने इन दोनों राज्यों में वोट किया। और साथ ही मैंने कहा भी कि देश की अधिकांश जनता, जो भारतीय जनता पार्टी एक जो झूठ का, एक फरेब का और एक धार्मिक माहौल का और लोगों को एक वर्गलाने का, युवाओं की भावनाएं उकसाने का जो एक प्रपंच करती है, एक मायाजाल बुन के रखी है। काफी कुछ देश के लोगों को इस चीज की हो गई है कि गैर जरूरी मुद्दों पे नहीं बल्कि बुनियादी मुद्दों पे जाकर हमें वोट करना चाहिए। सरकारें चुनने का एक लोकतंत्र में परंपरा होना चाहिए। पूरे बहुत सी जगहों में लोगों ने इस बात को समझा भी है और उसी पैटर्न में वोट भी किया है। देखिए उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने, या मैं तो कहूंगा पूरा उनके कंधों पे सवार होकर ही, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यह चुनाव कांग्रेस पार्टी ने नहीं, जनता ने लड़ा और इंडिया गठबंधन एक हम की तरह लड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो केवल और केवल मोदी जी के नाम पर, हर सभाओं में केवल और केवल मोदी की गारंटी। 100 बार वो भारतीय जनता पार्टी के जो उनके निवर्तमान सांसद रहते थे, जो अभी वर्तमान में सांसद प्रत्याशी रहते थे, उनके कार्यों का लेखा जोखा कभी प्रस्तुत नहीं किया जाता था, केवल और केवल मोदी जी को बनाता है। तो वो मोदी जी वाराणसी में, जहां तक मेरा 11 बजे मैं टीवी देख रहा था, तो शायद एक आध राउंड में पीछे भी रहे। तो खैर अभी तो खैर काफी वोटों से वो जीत रहे हैं, लेकिन एक राउंड पीछे होना भी एक तरह से मतलब उनकी लोकप्रियता पे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कहीं ना कहीं जनता उनके लोकप्रियता पे भी कहीं कुछ कमी आई है। जो वो गारंटी की बात करते हैं, उन गारंटी पे भी अब जनता ने भरोसा करना, जो एक पहले 10 सालों में जिस तरह से करती थी, वो करना बंद कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी आज भी हमें पूरा गर्व है कि सीटों की संख्या चाहे जो भी हो, लेकिन हमने सच्चाई के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, और जो 5 न्याय और 25 हमारी गारंटी है, जिसका अक्षरशः हम, अगर हमें आने वाले समय में भी काउंटिंग बची सत्ता मिलती तो उसका हम
पूरे का पूरा जनता के लिए पालन करेंगे। तो हमें गर्व है कि हमने सच्चाई पे चुनाव लड़ा और अपने जो वादे हैं उस पर चुनाव लड़ा, जनता के लिए चुनाव लड़ा, जनता के लिए चुनाव लड़ा और इसी की वजह से समीकरण बनते बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस को जब फायदा हुआ है तो नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा है। अब चलते हैं बिहार, जहां पर चिराग पासवान जो कि एक प्रमुख घटक दल है एनडीए के, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं घटक दलों पर अब निगाहें रहेंगी, उन्हीं के समीकरणों से जो है सरकार बनेगी। तो चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, सुनिए। इसका श्रेय मैं के साथ हम लोग मैदान में उतरे थे। मेरे पिता के जाने के बाद जिस तरीके से पार्टी तमाम विपरीत परिस्थितियों से गुजरी, ऐसे में इसका श्रेय मैं मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को दूंगा जिन्होंने पार्टी की इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी को धैर्य के साथ संभाले रखा। सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी मां को दूंगा, जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में एकदम ढाल बनकर मेरे साथ, मेरे पार्टी के साथ वो मजबूती से वो खड़ी रही। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को हिम्मत, हौसला और उनका मनोबल वो बढ़ाती रही। मुझे लगता है इन तमाम फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि पार्टी ने आज 100% स्ट्राइक रेट दिखाया है। 5 सीटें हम लोग लड़े, 5 की 5 जीते। गृह मंत्री जी ने जहां पार्टी के प्रदर्शन पर हम लोगों को बधाई दी, वहीं एनडीए की बैठक का भी जिक्र किया। कल वो बैठक है, हम लोग जाएंगे उस बैठक में। और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। इस प्रदर्शन का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। एनडीए के हर एक घटक दल, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से हमारे गठबंधन को मजबूती दी, जीतन राम मांझी जी ने दी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने दी, और जिस एकजुटता के साथ हम पांचों दल एक साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, इसी का ही परिणाम है कि इतना बेहतरीन प्रदर्शन बिहार में हुआ। मेरे मुख्यमंत्री जी का महत्व हर गठबंधन में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, और ऐसे में पुनः एक बार वो महत्वपूर्ण भूमिका में मेरे मुख्यमंत्री जी हैं। उन्हीं की वजह से और मेरे प्रधानमंत्री जी की वजह से पार्टी का, गठबंधन का प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा। आपके पार्टी के तो बिहार उस जगह है जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि एनडीए यहां पर कमाल करेगी, लेकिन यहां पर जो 3 दलों का बड़ा गठबंधन भाजपा ने बनाया वो हावी हो गया राष्ट्रीय जनता दल पर, और राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान हुआ है। इसी वजह से एक गेंद जो है वो हमें बिहार में एनडीए का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जेडीयू ने भी अच्छी सीटें प्राप्त की हैं, पासवान ने भी अच्छी सीटें प्राप्त की है, और बीजेपी ने भी, और इसी वजह से सिमट गई है इंडिया गठबंधन बिहार में, और इसी का जिक्र कर रहे थे चिराग पासवान। चलते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी की ओर। मनीष जी, हम देख रहे हैं पूरे देश में जो स्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से ऐसे घटक जो दल हैं वो कितने कमिटमेंट के साथ बीजेपी के साथ जुड़े रहेंगे? बीजेपी को क्या डरना चाहिए? क्या ये लोग इधर उधर भी हो सकते हैं? देखिए मोहन जी, राजनीति है और राजनीति में जो भी व्यक्ति आता है वो राज करने के लिए आता है। ये चिराग पासवान जिनको आप सुन रहे थे, इसी चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने ही इनकी पार्टी को तोड़ने का बड़ा काम किया था। इनको वहां पर पूरी तरीके से इनकी राजनीति को खत्म करने का काम किया था, और उसी भारतीय जनता पार्टी ने फिर से इनको अपने साथ मिलाया, और आज उनका स्ट्राइक रेट 100% वो जैसा बता रहे थे वो दिख रहा है। तो देखिए, ये छोटे दल हैं, इनका महत्व अब बड़ा दिखने को मिलेगा, क्योंकि एनडीए के पास भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं प्राप्त कर पा रही है। तो ये छोटे जो दल हैं इनका महत्व निश्चित रूप से बड़ा होगा, और इनकी महत्व को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इनको साथ में मिलाया था। ऐसा देखिए, जहां जहां पर भाजपा ने कोalition किया है वहां पर ये स्थितियां बन के आई। आप महाराष्ट्र को देख ले, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में उसने गठबंधन किया था, शिवसेना को उसने पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया। मैं चिराग पासवान का भी आपको थोड़ा देर पहले बता रहा था। तो इस प्रकार जहां जहां भाजपा गठबंधन करती है उस दल को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास भी करती है, और वहां से अपने आप को गेन करती है वो। तो यानी जो साथ में जिसको लेकर के आ रही उसी को खत्म करना और फिर उसी की सीटों पर अपने आप को खड़ा करना, ये भाजपा की जो स्ट्रेटेजी है उससे कहीं ना कहीं ये छोटे दलों को समझ लेने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आज एनडीए के साथ ये लोग जुड़े हैं, और देखिए एनडीए के साथ जुड़े हैं, और ये जो मैंने कहा ना कि जो वर्तमान परिस्थितियां दिख रही है, आंकड़े जो दिख रहे हैं, मुझे लगता है पिछले में 2 घंटे से लगातार देख रहा हूं, आंकड़े उसी जगह स्थिर दिख रहे हैं। 297-98 के आसपास जो है एनडीए दिख रहा है, और 230 से 35 के बीच में जो है इंडिया गठबंधन दिख रहा है। तो ये जो आंकड़े एक जगह खड़े हैं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ इशारा कर रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस जो बात कर रही है,
कांग्रेस इन चीजों को लेकर के निश्चित रूप से सतर्क है। कांग्रेस तीन तरफा काम कर रही है। पहली चीज, उनका एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो चुनाव आयोग भी गया है, चुनाव आयोग जाकर के धीमी काउंटिंग को लेकर के उन्होंने वहां पर कंप्लेंट करी है। उसके साथ साथ जो सहयोगी दल हैं उन सहयोगी दलों से संपर्क करने का प्रयास भी वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर हमारी मार्जिन बहुत कम है, उन सीटों पर लगातार वो फोकस कर रहे हैं। उनके जो बड़े नेता हैं उस सीटों पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये जो सारी स्थितियां हैं निश्चित रूप से बड़ा संकेत कर रही है। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से सोचने का विषय है। जो बड़ी चीज, जिस मोदी मैजिक की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वो मोदी मैजिक कहीं न कहीं टूटता हुआ, मोदी का तिलिस्म कहीं न कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मोदी जहां से स्वयं लड़ रहे हैं वाराणसी, उसके आसपास की जो अधिकांश सीटें हैं उन सारी सीटों को भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा क्या ध्रुवीकरण के कारण है? क्या ये तर्क दिया जा रहा है कि मुस्लिम ध्रुवीकरण हो गया और इसलिए ये इन सीटों पे कुछ जगहों पे नुकसान हुआ है? मोहन जी, देखिए, राजनीति में जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। जो जीत रहा है वो जीत रहा है। किस ध्रुवीकरण से जीत रहा है, किस मैकेनिज्म से जीत रहा है, ये सेकेंडरी चीज होती है। जीत होती है। वहां पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन किया। 7 से सीधा 34 से 35 सीटों के बड़ी छलांग उन्होंने वहां पर मारी है। और उनके चुनाव लड़ने के साथ, देखिए, जब वो चुनाव लड़ने उतरे थे उस समय उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि देखिए, मैं आ गया हूं, अब आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। उनके चुनाव लड़ते के साथ साथ वहां पर राहुल गांधी भी चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे। पहले अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ने की घोषणा करते हैं, उसके बाद राहुल गांधी लड़ने की घोषणा करते हैं। तो ये बड़ा, देखिए, वहां पर बड़ा जो फायदा मिला है कांग्रेस को, वो अखिलेश यादव के चुनाव में खुलकर आने से मिला है। यदि अखिलेश यादव खुलकर के नहीं आते तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। चलिए, अब एक बड़ी ब्रेकिंग से आपको अवगत करा दें। जयराम रमेश कुछ देर पहले पहुंचे थे एआईसीसी कार्यालय और वहां कुछ चर्चा के बाद उनके पास जो जानकारी आई है तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया है सरकार पर। एक बड़ा आरोप जयराम रमेश का सरकार पर, ट्वीट करके जानकारी दी है जयराम रमेश ने कि जो कलेक्टर हैं उन्हें सीट जिताने के लिए दबाव बना रही है बीजेपी। हालांकि करीब 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जो कि करीब 4-5 हजार के अंतरों वाली है और इसीलिए ये बातें सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में दबाव बनाया जा रहा है कलेक्टरों पर, जिसके नाम भी जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखे हैं। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। कम अंतरों से जीत हार वाली सीटों पर दबाव बनाया जा रहा है, ये कहना है जयराम रमेश का। और ट्वीट करके इस तरीके का बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने जिला अधिकारियों पर। जिला अधिकारियों से बातचीत की जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। तो एक बड़ा जो आरोप है वो जयराम रमेश की ओर से सामने आया है। तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि कम अंतरों से हार वाली सीटें कई हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं। कांग्रेस भी चाहती है इन सीटों को वो जीते, दूसरी ओर बीजेपी भी इन सीटों को छोड़ना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश में स्थिति 40-40 की है 80 सीटों में से। चलते हैं राहुल टिकरिया जी की ओर और उनसे बातचीत करते हैं। राहुल जी, सीटों में हार के बाद इस तरीके के दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे कांग्रेस के आरोप पर? जी देखिए, कांग्रेस का ये बेजबरन का आरोप है। आपको ध्यान में होगा कि कल ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि ईवीएम के पर छेड़छाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस के जो बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी है देवेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा था कि 616 ईवीएम के जो नंबर्स हैं वो बदल दिए गए हैं। मतलब जाहिर सी बात है, ये हार को पचाने के लिए या जनता को बताने के लिए पहले से प्री प्लानिंग करके रखते हैं। अब कई राज्यों में और कि चाहे कोरबा हो या कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इनको इतनी बढ़त मिली है जितना ये सोचे भी नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में क्या ये ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे? अब ये कह रहे हैं कि कुछ जिलों पर कलेक्टरों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये सरासर बेबुनियादी आरोप है। अगर लोकतांत्रिक ढंग से काउंटिंग नहीं होता तो इस प्रकार से बढ़त इनको नहीं मिलता। अगर कोई खेल खेलना होता तो इस प्रकार से बढ़त इनको नहीं मिलता। ठीक है सारी जी, ये क्यों ऐसा करेंगे जब इनकी यहाँ भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और परिणाम जब आपके पक्ष में आता है तो कोई गड़बड़ी नहीं, अब जब आपके खिलाफ आता है तो गड़बड़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे युवा साथी हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव ने जो आरोप लगाया, ऐसे ही भ्रामक आरोप नहीं लगाया। उन्होंने पूरे तथ्यात्मकता के साथ, आंकड़ों के साथ, जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन 17सी फॉर्म में उस मशीन का नंबर बैलेट
यूनिट का जो नंबर रहता है उसको नोट किया जाता है, और जब काउंटिंग होती है तब उससे जाकर मिलान करता जाता है। तो काउंटिंग से 2 दिन पहले जब उनके जो काउंटिंग एजेंट्स लोगों ने देखे कि भाई पोलिंग के समय जो मशीन के नंबर और काउंटिंग के लिए जो मशीन लाई गई है उनके नंबरों में भिन्नता आई, तो उन्होंने इसकी तथ्यात्मक ढंग से उनका ट्वीट भी उठा के देख ले, उसकी शिकायत की। तो निश्चित रूप से इस तरह की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं एक इस व्यवस्था को संदिग्ध बनाती है। जैसे अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने भी कहा कि आंकड़ा बहुत देर से 1 घंटे से लगभग हमको भी हो गया यहाँ बैठे हुए 297, 231। इससे पहले मैं घर में भी बैठा था अपने, तो मैंने एक आकलन किया और मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि लगभग 37 से 40 सीटें ऐसी है जिसमें लगभग 5 से 10 हजार के बीच में भारतीय ज्यादातर सीटों में भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर चल रही है। तो ये आंकड़ा देखिए, मैंने भी काफी बैठा हूं मैंने काउंटिंग में, और जब से ईवीएम से काउंटिंग हुई उसमें भी मेरे द्वारा कम से कम 3-4 बार बैठा गया है, तो लगभग आधे घंटे में संभव है एक राउंड की काउंटिंग हो जाती है। तो क्यों इस तरह की बात वो कर रहे हैं? तो मैंने अभी बार बार जो अपने वक्तव्य में भी आरोप लगाया कि लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करने की जो कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये संदिग्ध और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी सवाल लगाता हूं। जयराम रमेश जी ने इसी बात को उठाया गया। ठीक है, अभिषेक मनु सिंघवी का इसी संबंध में एक बयान आया, वो सुन लेते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी वकील भी हैं और कांग्रेस के लीडर भी हैं। कि हमारे को खबर आई, रिपोर्ट आई, कंप्लेंट आई हमारे सब प्रादेशिक यूनिट से, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट द्वारा कि 2:30 बजे के बाद जो अपडेशन होता है राउंड बाय राउंड, यानी काउंटिंग जब गणना हो रही होती है तो हर राउंड पे एक आंकड़ा प्रकाशित होता है, उसमें बहुत ढील आ गई है या बहुत धीरे धीरे हो रहा है, यानी हर आधे घंटे में वो आंकड़ा अपडेट नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। ये हमारी कंप्लेंट थी। 2 कंप्लेंट्स थी, एक तो कि संसदीय क्षेत्र के अनुसार ऐसा कोई अपडेशन नहीं है ही नहीं, और दूसरा जो असेंबली सेगमेंट्स के अनुसार राउंड बाय राउंड आता है आंकड़ा, वो भी बड़े विलंब के साथ अपडेट हो रहा है। ये 2 मुद्दे थे। तो हमने कहा इससे एक प्रश्न चिन्ह उठता है, चुनाव के जो पूरी एक स्पष्टता होती है और निष्पक्षता होती है उस पर अननेसेसरीली बिना कारण के एक प्रश्न चिन्ह उठता है, तो इसको जल्दी होना चाहिए। हमने कोई ऐसे आरोप नहीं लगाया, हमने कहा कि हमको चाहिए एक सीधा आदेश चुनाव आयोग के केंद्रीय स्थल से कि ये जल्द से जल्द अपडेट हो। चुनाव आयोग ने हमको बड़े आदर के साथ सुना और कहा कि जहां तक संसदीय क्षेत्र का मामला है तो ये अपडेशन पहले भी नहीं होता था, अब भी संभव नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े आते हैं असेंबली सेगमेंट वाइज। तो असेंबली सेगमेंट वाइज जो आंकड़े आते हैं उनको अपडेट। चलिए, ये तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि इस बात पर अब शंका जता रहे हैं कि 2:30 बजे के बाद जो अपडेशन है वो काफी धीमी गति से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ आशंका है। पहले सारिक जी से ही ले लेते हैं, ऐसा होता है क्या सारिक जी? आप तो मतगणना में भी बैठे तो निश्चय मैंने ये चीज बताया, मैंने तो अभिषेक से मनु सिंघवी ने तो मेरे वक्तव्य के बाद आपने अभी लाइव लगाया, तो मैंने यही लगाया कि हर राउंड आधे घंटे में कम से कम पूरा हो जाता है, और चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उसको तत्काल करने की क्या वजह है? अब ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये निष्पक्षता पे उसके एक प्रश्न चिन्ह लगाता है और एक संदेह उत्पन्न करने का काम करता है, क्योंकि 3-3:30 बजे से मैंने भी घर में जब मैं लंच कर रहा था और यहाँ पर आपके चैनल में लगभग 1 घंटा बैठे हो गए हैं, 1.5 से 2 घंटे में आंकड़े एकदम स्थिर है, ना एक इधर से हो रहा है 231 का, ना 230 हो रहा है, ना 232 हो रहा है, ना 297 का 298 हो रहा है, ना 296 हो रहा है। तो निश्चित रूप से जब ये क्या हो रहा है भाई आखिर आप लोग? मोहन जी मैं बता दूं, ये जबरन का प्रोपेगेंडा है, ये भय है कांग्रेस। नहीं बता दे रहा हूँ, इन्हीं के सुनिए ना मोहन जी समझिए, कांग्रेस के कई एजेंट वहां पे बैठे हैं पोलिंग में, यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, इन्हीं के एजेंट बैठे हैं, अपने एजेंट से ही क्लियर कर लें। इलेक्शन, अरे भाई आप एजेंट क्यों बैठे? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में अपडेट तो करें, आपके सामने हो रहा है, वो वहाँ कर रहे हैं। आप एजेंट क्यों? एक इलेक्शन तो गया में बैठा है, एक जन बस्तर में बैठा है, वो थोड़ी ना अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं रहता है। मैंने आपको नहीं टोका, जरा सुनिए, गलत बात बोलेंगे तो सबके एजेंट बैठते हैं, हम भी एजेंट बैठे हैं, ये सब बैठे हैं एजेंट,
और वहां पर बाहर निकल कर भी अपडेट दिया जाता है। तो यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी होती तो अभी तक आपकी स्क्रीन में आ जाता। और ये कह रहे हैं कि आंकड़े बदल नहीं रहे, आपके सामने भी 2-3 अलग अलग स्क्रीन लगे हुए, आंकड़े बदलते हुए 3 घंटे से काउंटिंग बंद हो गई, मतलब ये आंकड़े देखिए सामने चलेगा, लेकिन धीमी गति को लेकर सब जगह बदल रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। एक आंकड़ा भी इधर उधर नहीं हुआ। हम चलते छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं बीजेपी कार्यालय, वो कुछ कह रहे हैं, उनको बयान सुन लेते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का आज परिणाम आ रहा है और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है और 1 सीट में भी अभी काउंटिंग चल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि काउंटिंग फिनिश होते होते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। उनकी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है, तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद बधाई देते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने नौतपा जैसे तपती गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए परिश्रम किया। और साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी धन्यवाद देते हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देते हैं। तो बीजेपी कार्यालय में पहुंचे विष्णुदेव साय कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। उन्हें 10 सीटों का जो उपहार मिला है वो उसे अपनी सफलता बता रहे हैं। हालांकि अभी 1 सीट पे गिनती जारी है। ये विष्णुदेव साय को आपने सुना। और इसके बाद हम यूपी की ओर भी चलेंगे, तो यूपी के हमारे जो ब्यूरो हेड हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूरी जो स्थितियां हैं वो अब आप लोगों के सामने आ चुकी है। ऐसे में राजनीति किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, अंदर खाने में क्या होगा, बाहर सरकार बनाने के लिए किस तरीके के उपक्रम होंगे, हम वोरा जी से समझ लेते हैं। वोरा जी, क्या होने जा रहा है? अब लड़ाई भी अंदर में मचेगी क्या इन सीटों के बाद, और बाहर किस तरीके के द्वंद्व होंगे? चलिए, एनडीए को तोड़ने की कोशिश होगी तो इंडिया गठबंधन को भी तो तोड़ने की कोशिश करेंगे बीजेपी के लोग। निश्चित रूप से मोहन जी, तोड़फोड़ की राजनीति तो परिणाम आने के बाद चलेगी और अभी भी चालू हो चुकी है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि शरद पवार लगातार लोगों से संपर्क में हैं। इसके साथ साथ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है चंद्रबाबू नायडू से बात करी है और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके आवास पर भी बैठक चल रही जिसमें राजनाथ सिंह और बाकी तमाम नेता लोग मौजूद हैं। तो ये जो परिणाम आ रहे हैं उस परिणाम को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है कि इसमें क्या स्थितियां बनेगी। देखिए, निश्चित रूप से एक चीज ये तय है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर करके आ रही है, इससे कहीं कोई दो मत नहीं है। और उसके जो एनडीए गठबंधन है उसको बहुमत मिलता भी दिख रहा है, लेकिन बहुमत मिलता दिख रहा है वर्तमान परिस्थिति में। लेकिन जब परिणाम आएंगे, परिणाम आने के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी, उन परिस्थितियों में तोड़फोड़ की राजनीति से कतई इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भाजपा को सत्ता में होने का फायदा सीधे तौर पर मिलेगा वहां पर। ठीक है, सत्ता में आने का फायदा मिलेगा। चलिए चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां पर वहां के मुख्यमंत्री धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहां की सभी सीटें जीतने में कामयाब रही है भाजपा। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब हम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को देश की जनता ने बहुमत देकर फिर से सरकार में आने का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर हमारे पार्टी के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर ये चुनाव का
प्रचार अभियान हमारा गांव-गांव तक पहुंचा। अनेक सभाओं के माध्यम से मुझे भी आपके नेतृत्व में पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी, आप सबके सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय अजय भट्टी, महेंद्र भट्टी के नेतृत्व में आज हमको ये सफलता मिली है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे आदरणीय अजय महेंद्र भट्टी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। चलिए, ये तो थे धामी जी जो कि उत्तराखंड में स्थितियों को लेकर अपनी बात कह रहे थे। और अब रुक कर लेते हैं प्रहलाद जोशी जी की ओर, जो कि कर्नाटक में जीत हासिल करने के बाद बयान दे रहे हैं। In Dharwad Lok Sabha constituency have once again blessed me. I am really thankful to them. I express my thanks to them and also express my gratitude to them. In last 4 elections they have supported, and in the 5th election also I have been blessed continuously. And also our entire party, cadre, our leader, all of them, they have worked tirelessly. And under the people have also endorsed the leadership of Prime Minister Shri Modi. And as far as your next question is concerned, BJP as a whole, we are expecting more, but number of seats have come down. चलिए, तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और अब वो जोड़ तोड़ शुरू होगा जिससे सरकार बनेगी। फिलहाल बहुमत के आंकड़े के पार दिख रही है एनडीए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बता दिया है कि उसने जो मुद्दे उठाए थे उसे जनता ने पसंद किया है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने सबको चौंकाया है। तो लगातार हमारी मतगणना को लेकर कवरेज जारी रहेगी। हम समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे। इस पूरे घंटे में हमारे साथ पैनलिस्ट जो जुड़े रहे, राहुल टिकरिया जी, उनका धन्यवाद। सारिक रईस खान जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ मनीष वोरा जी बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, उनका धन्यवाद करते हुए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश ने जो उत्तर दिया है उसका उत्तर का कारण तलाशा जा रहा है और जो स्थितियां बनी हैं उस पर लगातार विचार विमर्श चल रहा है और अभी भी वहां कसमकस की स्थिति बनी हुई है। क्या सूरत हाल है, चलते हैं उत्तर प्रदेश। हमारे साथ वहां के स्टेट हेड शत्रुघ्न जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। शत्रुघ्न जी, क्या स्थितियां हैं और आखिरी घंटे में कुछ स्थिति बदली है क्या? क्या कारण है कि बीजेपी को वहां सेटबैक हुआ है? एक्चुअली जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशी सेलेक्ट किए हुए थे, जो इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्रत्याशी अपने सेलेक्ट किए हुए थे कि उन्होंने क्या किया कि उनका बेस वोट यादव और मोहम्मद था। उन्होंने केवल 5 यादव जात से वोट उनको कैंडिडेट बनाया जो उनके परिवार के थे। मोहम्मदन को केवल 4 बनाया। अब जैसे कि आप एक सीट लेते हैं बस्ती से उन्होंने सनातन पांडे को प्रत्याशी बना दिया। वहां से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सुपुत्र जो चुनाव लड़ रहे थे। अब हुआ क्या कि ब्राह्मणों ने सभी ने सनातन पांडे को वोट कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट था ब्राह्मण, उन्होंने वहां पे वोट कर दिया और इधर यादव, मुस्लिम और बाकी की जो छोटी जातियां हैं उन्होंने उनको वोट कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि वहां से नीरज शेखर चुनाव बहुत पीछे चल रहे, वहां से पीछे हो गए। इसी तरह इन्होंने एक और जो उत्तर प्रदेश में एक जो चीज देखने को मिली कि जो 400 के ऊपर कुछ यहाँ पे प्रत्याशियों ने बहुत भाषण दिए। उन्होंने बोला कि 400 सीट इसलिए जरूरी है कि हमें ये करना है, वो करना है, इस तरीके से उन्होंने भाषण दिए। उसको समाजवादी पार्टी ने इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में नीचे ये फैलाया है कि ये लोग जो है संविधान बदल देंगे। तो छोटी जातियों में संविधान बदलने का कहीं ना कहीं उनको असर देखने को मिला। छोटी जातियों ने वोट नहीं किया, जिसका असर आपको जो टैली है इस समय टैली में साफ दिखाई दे रहा है। स्मार्टनेस तरीके से इन्होंने प्रत्याशी उतारे और उस प्रत्याशियों का ये हुआ, जैसे इन्होंने एक राजपूत प्रत्याशी दिया चंदौली में, वहां से महेंद्र नाथ पांडे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो चुनाव लड़ रहे थे। राजपूतों ने वहां पे भी टैक्टिकल वोट किया क्योंकि राजपूत नाराज चल रहे थे। और हुआ ये कि यादव, मोहम्मदन और जो छोटी जातियां हैं उन्होंने आके
वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहां पे हरा दिया। यही सेम स्थिति आपको अयोध्या में मिली। अयोध्या में जो लल्लू सिंह जी जो भाजपा के सांसद थे 2 बार, तो उनके सामने अवधेश प्रसाद, वहीं मिल्कीपुर विधानसभा पड़ती है, वो वहां से विधायक थे, वो पासी बिरादरी से आते थे। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया। 2 लाख पासी, जो हमेशा पासी बिरादरी यहाँ पे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक रहा है, लेकिन पासी बिरादरी ने क्या किया कि जब ये देखा तो उन्होंने वोट कर दिया समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनकी जात का कैंडिडेट था। दूसरा, लल्लू सिंह जो यहाँ पे थे सब, उनसे थोड़ी नाराजगी थी। हुआ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे 2-2 बार टर्म के जो सांसद थे उनको रिपीट किया। उनके कुछ एंटी इनकम्पेंसी थी, कुछ सांसदों के उनका व्यवहार ठीक नहीं था, और उनका कुछ लोगों में सिर्फ मोदी के नाम पे लड़ने का जो यहाँ पे लग रहा था, उस सब का जो ये रिजल्ट निकल के आया कि जो भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती दिखाई दे रही है। अभी 4-5 सीट हैं, जैसे महाराजगंज से पंकज चौधरी हैं, महाराजगंज जिस सीट पर जो अभी एक आपने देखा होगा मेल किया हुआ है जयराम रमेश ने, उसमें एक महाराजगंज सीट है जहां से पंकज चौधरी मिनिस्टर हैं, वो उनकी सीट है, वो भी फाइट चल रही है। दूसरा, एक मेरठ की सीट है जहां पे अरुण गोविल का कभी वो आगे हो जाते कभी कुछ आते, उनकी बड़ी टफ फाइट चल रही है अभी वो, और अभी काफी देर अभी काउंटिंग होगी, क्योंकि वो 2-3 हजार से वो कभी आगे होते हैं कभी पीछे हो जाते हैं। बांसगांव में भी सेम पोजीशन है और मेरठ में भी सेम पोजीशन है। तो ये सारी जो सीट हैं जो अभी भी उन पे फाइट चल रही है। 4-5 सीट है, 4-5 सीट भी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि उनका कुछ रिजल्ट आ सकता है। और यहाँ पे जो सारे डिसीजन हुए, ये उन्होंने ये एक वो बताया कि 400 सीट आएंगी, 400 सीट आएंगी, और वो इसके समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के फेवर में हो गया। और उसी में जो ये संविधान कहीं चेंज ना हो जाए, छोटी जातियों का वोट प्लस कास्ट वाइज जो टिकट वितरण हुए वो प्लस एंटी कंपेंसी, उन सब का रिजल्ट ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी 40 सीट पे 39 सीट पे इस समय रुकी हुई है, जो लगभग कह रहे थे कि हम 80 में 80 लाएंगे, और एग्जिट पोल भी बता रहा था कि 68 से 67 सीट आने की थी। जी शत्रुघ्न जी, तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के भी जो रुझान थे अब कहीं ना कहीं वो नतीजों में आते हुए दिख रहे हैं स्पष्ट तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका शत्रुघ्न जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए।